हम लोग किसी एसी सोर्स को रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो किस तरीके का बिहेवियर होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चे, इसकी सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। मान लो कोई रजिस्टर है, रजिस्टर ले सकते हैं, बल्ब ले सकते हो, बल्ब भी एक रजिस्टर ही होता है काइंड ऑफ। तो अगर मान लो इसको हमने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, एसी सोर्स को इस तरीके से दिखाते हैं, तो ये इसका डायग्राम है। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? जब हम लोग किसी एसी सोर्स को इस डिवाइस रजिस्टर या बल्ब के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसकी अप्लाइड वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V0 साइन ओमेगा टी। देखो बच्चे, हम कुछ जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट में कुछ करंट मिलता है। जब जैसे हमारे कोई सोर्स है, ये एक सोर्स है हमारा, डीसी के केस में हमारी बैटरी होती थी, यहाँ बैटरी नहीं है, यहाँ एसी सोर्स है। जब आप एसी सोर्स को यहाँ लगाओगे तो ये जो वोल्टेज अप्लाई करेगा इसकी वजह से हमें सर्किट में करंट मिलेगा। वोल्टेज की इक्वेशन ये है तो करंट की इक्वेशन क्या होगी? एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जो वोल्टेज यहाँ मिलती है, यहाँ से सप्लाई होती है, वो सारी की सारी कहाँ चली जाती है? यहाँ चली जाती है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये वोल्टेज क्या होता है, मुझे एक बार दोबारा समझा दीजिए। वोल्टेज क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं वोल्टेज। ये सोर्स है, ये वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को दे के भेजता है, एनर्जी दे के भेजता है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं, उस एनर्जी को कहाँ खर्च कर देते हैं? यहाँ खर्च कर देते हैं। मान लो एक एसी सोर्स है, बल्ब है, तो जब जैसे इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी ये दे के भेज रहा है और वो एनर्जी कहाँ कंजम्पशन में चली जाएगी? बल्ब में चली जाएगी। तो ये हमें एनर्जी दे रहा है और ये एनर्जी क्या कर रहा है? कंजम्पशन कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, किसी भी चीज़ में देखा जाए, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में देखा जाए तो सोर्स से एनर्जी मिलती है और वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या करता है? उस एनर्जी को यूटिलाइज कर देता है। कहाँ खोए भाई? इधर देखो बच्चे। तो अब एक्चुअली में क्या है कि जैसे मान लो फैन है बच्चे, तो यहाँ पर सोर्स से एनर्जी आ रही होगी और ये फैन उसको यूटिलाइज कर ले रहा है और ये फैन उसको फर्दर किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो एनर्जी कन्वर्जन यहाँ चल रहा है, बट एक्चुअली क्या है, सोर्स एनर्जी देता है और ये डिवाइस जो है एनर्जी ले लेता है। अब ये जो डिवाइस है एनर्जी कंजम्पशन करेगा बच्चे, ये कितना वोल्टेज खाएगा? जैसे मान लीजिए कुछ वोल्टेज कंज्यूम करेगा, यहाँ से सप्लाई हो रहा है, ये वोल्टेज कंज्यूम करेगा, ये वोल्टेज खाएगा। ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? V = IR। हमने पढ़ रखा है बच्चे, कोई भी एक रजिस्टर होता है, जो कोई एक रजिस्टर होता है, अगर कोई एक रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस R है, अगर उससे I करंट पास हो रहा है तो उसका वोल्टेज कंजम्पशन होता है V = IR। समझ में आ रहा है बच्चे? V = IR। V = IR में क्या होता है बच्चे, हम V से ये बता सकते हैं कि कितना वोल्टेज कंजम्पशन हो रहा है। जैसे मान लो हमारे पास ये डिवाइस है, इसका रेजिस्टेंस R है, इससे I करंट पास हो रहा है, तो इतना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। ये सप्लाई कर रहा है और ये क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। तो किसी भी टाइम पर जितनी सप्लाई हो रही होती है उतनी कंजम्पशन हो रही होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी का नियम होता है। इलेक्ट्रिसिटी में इंस्टेंटेनियस स्टोरेज का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मैंने आपको पहले बताया था, जो पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आज डेवलप हो रही है वो सीधे सीधे हमारे घरों पे आ रही है। आज पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी एकदम से बंद हो जाए, उसी वक्त सारे दिल्ली की या फिर पूरे नॉर्दर्न इंडिया की लाइट ठप पड़ जाएगी। हम उस हैंड टू हैंड यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई डिले नहीं है इसके अंदर। अभी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और अभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। जितना सप्लाई होगा उतना कंज्यूम होगा। इन दोनों को इक्वेट करा दो, ये सप्लाई कर रहा है और ये कंज्यूम कर रहा है। क्या आ जाएगा बच्चे? V0 sin ओमेगा t = IR। R को नीचे ले जाओ, I कितना आ जाएगा? V0/R sin ओमेगा t। तो ये हमारी करंट की रिलेशन आ गई कि वोल्टेज, ये वोल्टेज की इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज कि जो वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं और ये जो हमें करंट फाइनली मिल रहा है, किस तरीके से फिर चार्ज पार्टिकल का फ्लो हो रहा है इसके अंदर। इसके अंदर बच्चे हम V0/R को हम पीक करंट बोल देते हैं, I0 ले लेते हैं। देखो जैसे I = क्या होता है? V/R। ऐसा ही I0 = क्या हो जाता है? V0/R। अगर इसको RMS की फॉर्म में लिखना है तो RMS वाले का RMS की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। IRMS = V/RMS/R। ठीक है, तो ये बच्चे हो गया। इसको हम लिख सकते हैं I0 sin ओमेगा t। तो यहाँ पर हमको देखने को मिला कि हमारा वोल्टेज साइनसॉइडल थी, क्योंकि एसी के केस में जो वोल्टेज होती है फ्लक्चुएटिंग होती है, तो करंट भी हमको कैसा देखने को मिलता है? फ्लक्चुएटिंग देखने को मिलता है। अगर बच्चे हम इसका फिगर की बात करें, वोल्टेज की ऐसे कोई क्वेश्चन, वोल्टेज की फिगर बनाएंगे हम, VT रिलेशन बताएंगे। तो VT रिलेशन में क्या होगा? ये जो ग्राफ है साइन का ग्राफ आएगा। शायद मैथ्स में हमने पढ़ा होगा साइन का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, बोलो। ऐसा होता है ना। कैसे कैसे ग्राफ, कैसे कैसे फ़र्क होते हैं, शायद बच्चों मैथ्स में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। इधर देखो बच्चे ध्यान से, साइन का ग्राफ ये होता है, साइन थीटा। कोई बच्चा बताएगा नेगेटिव साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है? शाबाश, देखो टॉपर बच्चा, देखो इसमें का टॉपर बच्चा, ये नीचे से होता है। अच्छी बच्ची, वेरी गुड वेरी गुड। जिन्होंने बताया सबने अच्छा बताया। अच्छे, ये नेगेटिव साइन थीटा।
ठीक है। साइन थीटा का ऐसा होता है, नेगेटिव साइन थीटा का नीचे से स्टार्ट होता है। कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, कोई बच्चा बताएगा? शाबाश बच्चे, वेरी गुड। ये कॉस थीटा का ग्राफ होता है। और माइनस कॉस थीटा का ग्राफ क्या होता है? नीचे से शुरू कर देते हैं, ठीक है। माइनस कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये ग्राफ्स होते हैं बच्चों। तो कभी भी आपको कोई इक्वेशन मिले और एकदम से अगर आपको रहे कि ये कैसे ड्रॉ कर दिया, जैसे आप में से कोई बच्चे हो सकता है मुझसे पूछ रहे हो या उनके दिमाग में एक थॉट हो कि आखिर ये ग्राफ ऐसा क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि साइन थीटा का ग्राफ मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, उसका नेचर ऐसा होता है। अपनी एनसीईआरटी खोलना बच्चे, उसमें आप देख लेना एक बार, इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है साइन थीटा का ग्राफ। तो ये हम साइनसॉइडल ग्राफ है, ऐसा हो गया। करंट का ग्राफ भी साइनसॉइडल ही है, ऐसा ही आएगा। जैसे मान लो ये वोल्टेज का हो गया, इसमें अगर करंट का दिखा देना है तो इसमें भी करंट का दिखा सकते हो, या करंट का सेपरेट दिखाना है तो सेपरेट दिखा सकते हो। बट चालू दोनों एक जैसे ही होंगे, क्योंकि दोनों की इक्वेशन में साइन है, ये भी साइन है और ये भी साइन है, तो दोनों के ग्राफ ऐसे ही होंगे। ऑल्दो ये जो टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है, ये बहुत कम इंपॉर्टेंस रखता है। जब हम लोग रजिस्टर को एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, ये एग्जामिनेशन में कम ही पूछा जाता है। चलो अच्छा, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे मूव करते हैं, जल्दी से लिखो। कभी हम किसी एक रजिस्टर को एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो अगर हम उसका पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला देखें तो देखो बच्चे 10 क्लास तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है V इंटू आई, या फिर और भी फॉर्मूले होते हैं। ऑल दो पावर कंजम्पशन के फॉर्मूले जो होते हैं वो होता है वी आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर, ये पावर कंजम्पशन के फॉर्मूलेज होते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ एसी करंट होता है जो कि साइनसॉइडल होता है। तो हम वोल्टेज और करंट जो लेते हैं वो एवरेज वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ली जाती है, ध्यान रखना। अगर आपको पीक वैल्यू की फॉर्म में लेनी है तो क्या करो, अगर आपको क्वेश्चन में पीक वैल्यू की फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या करोगे? देखो बच्चे, देखो पीक वैल्यू की फॉर्म में दे रखा है आपको, तो इसको पहले पीक वैल्यू को आरएमएस में कन्वर्ट कर लो, यहाँ तो फिर इसकी वैल्यूज पुट कर दो। आरएमएस क्या होता है बच्चे बताना? आई आरएमएस क्या होता है? इसकी वैल्यू पुट कर दो ऐसे ही, अगर पीक वैल्यू की फॉर्म में दिया हुआ है। वी नॉट आई नॉट बट देखो अच्छा, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। आमतौर पे एसी में दो टाइप की वोल्टेज डिस्कस की जाती है और एसी में दो टाइप के करंट डिस्कस किए जाते हैं। एक होता है आरएमएस वोल्टेज, एक होता है पीक वोल्टेज। एक होता है आरएमएस करंट, एक होता है पीक करंट। पीक से हमें कोई मतलब नहीं है पावर में, क्यों? क्योंकि पीक तो मैक्सिमम वैल्यू है, हमें किससे मतलब होता है? एवरेज इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है? आरएमएस वैल्यू। मान लो एक एसी के केस में पीक वोल्टेज है 220√2, तो 220√2 कोई मतलब ही नहीं रखता बच्चे, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना। मैक्सिमम वैल्यू कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है हमारे लिए? आरएमएस वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम, इधर देखो, जैसे मान लो आपका हरी का एग्जाम हुआ, मान लो, तो हरी से मैंने पूछा इसका रिजल्ट कितना है, इसने कहा 90 आया, उसका एक सब एक में 90 आया है तो उसने बता दिया। बट मुझे 90 से मतलब नहीं है, मुझे इसके ओवरऑल रिजल्ट से मतलब है। एक से क्या मतलब, मैक्सिमम वैल्यू से क्या मतलब है। तो हम जब एसी में पढ़ते हैं तो पीक वैल्यू बताते हैं, बट पीक वैल्यू हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू होती है। हमारे लिए जो इफेक्टिव वैल्यू होती है, जैसे वो हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। समझ में? तो पावर, आमतौर पे बच्चे कहते हैं पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो कौन सी वोल्टेज ले, पीक ले या आरएमएस ले? पीक तो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम तो ले नहीं सकते, इफेक्टिव वैल्यू लेंगे। इफेक्टिव वैल्यू को क्या कहते हैं? आरएमएस। तो पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। मान लो अब आपको क्वेश्चन में आरएमएस दिया ही नहीं है, क्या दिया हुआ है? पीक। तो एक काम करो, पहले पीक से क्या निकालो? आरएमएस निकालो। जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे अभी उससे आप आरएमएस निकालो, फिर आरएमएस में पुट कर दो। समझ में आया या नहीं है? अभी बस हम बच्चे क्वेश्चन देते हैं, आपको काफी कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा, जल्दी से इसको करना, ठीक है? बच्चों बोर्ड पे ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि यहाँ पर हमने बल्ब एक कनेक्ट किया है जिसका रेजिस्टेंस 22 ओम है, और हमारा ये वोल्टेज सोर्स दे रखा है, हमसे पावर कंज्यूम पूछा हुआ है। देखो बच्चे, हमारे पास जैसे पावर कंज्यूम की हम बात करें तो फॉर्मूले जो होते हैं, मैंने आपको बता रखा है, ये फॉर्मूले होते हैं। ऑल्दो मैंने सारे फॉर्मूले नहीं लिखे, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट एक्चुअली इनमें से आप कोई सभी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। बट एक शर्त है, डीसी में तो आरएमएस और पीक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो डायरेक्टली लगता है। बट एसी के केस में क्या होता है, यहाँ पर ना जब हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं, जैसे मान लो मैं जब इसको लिखना चालू करूँगा तो हमें ना सब चीज़ें आरएमएस लेनी पड़ेंगी। देखना, देखो वोल्टेज कौन सी होगी बताना, करंट क्या होगा इसमें करंट क्या होगा? रेजिस्टेंस आरएमएस होता है क्या? रेजिस्टेंस तो आरएमएस नहीं होता।
ये फॉर्मूला हमारा बन सकता है, क्योंकि आमतौर पे मैंने आपको बताया था कि 10th क्लास में हम ये फॉर्मूला पढ़ के आए थे, और इवन 12th क्लास में भी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। तो एक तो सिंपल तरीका ये हुआ बच्चे कि आप कहोगे सर आपने वोल्टेज दे रखी है, ये वोल्टेज आरएमएस तो नहीं है, ये कौन सी है, पीक है, पीक है जो इक्वेशन में होती है, पीक होती है, मतलब वी नॉट कितना दे रखा है हमने आपको 220। इससे आरएमएस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, √2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। जब हम इससे √2 से डिवाइड कर देंगे तो इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। √2 से डिवाइड करते क्या आएगा बताना, 220 आ जाएगा। जैसे ही इसको √2 से डिवाइड करेंगे 220 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास। और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी आरएमएस की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये वी 220 का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस कितना है 22, रिजल्ट आ जाएगा। आंसर किस में होगा, वॉट में। आंसर कुछ भी होगा अच्छे, आपकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी है कि आप निकाल सकते हो। ठीक है अच्छे, इधर देखो आंसर किस में होगा, वॉट, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। खैर अब तो यूनिट का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आपको इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे तो जब थ्योरेटिकल पेपर होता था तो आपको वॉट नहीं लिखते तो आपके मार्क्स कट सकते थे अब तो। ठीक है, तो अब इसके अलावा क्या और कोई भी तरीका है, बिल्कुल है बच्चे। ये वाला फॉर्मूला है V × I, इसमें V तो है, VRMS तो है यहाँ पर, बट IRMS तो नहीं है। IRMS निकालने तो क्या करेंगे, करंट निकालने तो क्या करेंगे भाई, करंट निकालने, वोल्टेज दे रखी है आपको, रेजिस्टेंस दे रखा है। करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आपको करंट निकालना है, जैसे वोल्टेज कितनी है, RMS वोल्टेज कितनी है 220, और रेजिस्टेंस कितना है 22, कितना आ जाएगा, 10 एम्पीयर का करंट आ जाएगा। तो आरएमएस करंट आ गया, आरएमएस वोल्टेज आ गई, दोनों को डायरेक्टली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है। आपके पास फॉर्मूला है बच्चे, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपकी पूरी पर्सनल चॉइसेस होती है। ठीक है, हम इसी सोर्स को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। देखो बच्चे, हम यहाँ पर इवन सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे, हम ये भी पढ़ेंगे अगर हम AC को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, और DC को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ताकि हम कंपैरिजन थोड़ा सा कर पाएँ। तो पहले हम AC को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे, इससे पहले हम ये देखना चाहेंगे DC को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, अब छोड़ दो, अभी हम इसका कोई सवाल नहीं बता रहे, क्योंकि आप में से जैसे ही हम बताते हैं तो बच्चे कहते हैं सर इसको करते क्यों हैं। यार करते क्यों हैं वो बात अलग है, हमने आपको बताया। देखो जैसे मान लो सबसे पहले मेटल की खोज हुई, अब उस मेटल को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वो इंसान ने कैसे कैसे किया वो बात अलग है। उसकी बेंच बना दी, टेबल बना दी, हथियार बना दिए, वो बात अलग है। बट मेटल निकाला, तो ऐसे ही हम पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है वो बात की बात है। समझे या नहीं समझे इस बात को। देखो बच्चे, तो यहाँ पर देखो बच्चे, हमारे पास ये है कि एक कैपेसिटर है मान लो, जब हम उसको AC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या कहानी, DC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। खैर ये इसका पार्ट नहीं है, बट हम देख रहे हैं। मान लो कैपेसिटर है, इसको हमने DC सोर्स के साथ कनेक्ट किया, ये हमारा कैपेसिटर है, इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया, DC सोर्स। ऑल दो इस चैप्टर का ये नहीं है पार्ट, ये है। तो क्या होता था बच्चे हम बता देते हैं। जैसे मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो ये इस पर पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में करंट फ्लो होता रहेगा, करंट फ्लो होगा, फ्लो करेगा कब तक, टिल कैपेसिटर फुली चार्ज। जब तक ये पूरा चार्ज नहीं होगा तब तक फ्लो करता रहेगा। आफ्टर दैट करंट इन सर्किट बिकम्स जीरो, क्यों, क्योंकि और वो चार्ज एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, और ये सर्किट कटआउट है, कटआउट मतलब बीच से खाली है, तो कंटिन्यूस फ्लो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये सर्किट देखो बीच में से यहाँ खाली रीजन है, तो कंटिन्यूस फ्लो नहीं दे सकता। अगर मान लो यहाँ हम कोई बल्ब कनेक्ट कर देते हैं, जैसे मान लो बल्ब है, तो इसके ग्लो के बारे में हम क्या कहते हैं, बताओ। नहीं करेगा सर ये ग्लो, जब जैसे वो कोई इनिशियली ग्लो फॉर फ्यू सेकंड्स, थोड़ी सी देर के लिए ग्लो करेगा जब तक वो पूरा चार्ज नहीं हो जाता। आफ्टर सम टाइम वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो बंद हो जाएगा। अब इसके बाद ये भी नहीं है, अब मान लो इसके, चलो ये तो हमने बता दिया, क्योंकि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर लेता है, कुछ रख लेता है। मान लो एक और चीज़ ध्यान रखना, इसमें ये बात भी है, मान लो जैसे ये है, अगर ये की लगी हुई है जैसे, ठीक है, अब जैसे मान लो इसके अंदर ये कैपेसिटर चार्ज हो गया है, तो बाद में ये डिस्चार्ज होके बची हुई वापस एनर्जी उसको भी दे सकता है, बल्ब को भी बाद में दे भी सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा रखे, वो बाद में कुछ एनर्जी इसको रिटर्न भी कर सकता है।
तो जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो चाहिए ये है एक कैपेसिटर है हमारे पास, ऑल दो ये इसका पार्ट नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये है बच्चे, ये एक रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये एक सोर्स है, ये एक कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है और ये वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स है। तो मान लो बच्चे ये 4 वोल्ट का है, ये 4 ओम का है, समझ रहे बच्चे, ये है हमारे पास। मैं पूछता हूँ जब हमने जब हमने स्विच ऑन किया तो स्टडी स्टेट में कितना करंट होगा? करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर एंड कैपेसिटर। स्टडी स्टेट में 4 ओम रजिस्टर से कितना करंट पास करेगा और रजिस्टर से कितना? इसमें एक और रजिस्टर ऐड कर देते हैं, रुक जाओ, एक और। स्टडी स्टेट में ये 2 रजिस्टर लगे, एक ये लगा एक ये लगा है। स्टडी स्टेट में 4 ओम से कितना करंट पास होगा और 2 ओम से कितना होगा, दोनों बता दो। 4 वाले से 1 एम्पीयर होगा। स्टडी स्टेट मतलब कुछ देर बाद, मतलब स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है? देखो बच्चे, स्टडी मतलब कि थोड़ी देर में स्टेबल हो जाती हैं चीज़ें, तो उसे कहते हैं स्टडी स्टेट। स्टार्टिंग में जब आप ऑन करते हो स्टडी स्टेट नहीं होता, चेंजेस होते हैं, और कुछ देर बाद क्या होता है, यूनिफॉर्म चीज़ हो जाती है, इसे कहते हैं स्टडी स्टेट आफ्टर सम टाइम। तो जैसे मान लो बच्चे ये हमारे उसमें से 2 एम्पीयर होगा, इससे 2 एम्पीयर होगा। 2 ओम वाले से 2 एम्पीयर। कोई और बच्चा बता सकता है क्या? 4 ओम वाले से 16 हो जाएगा। 16 स्टडी स्टेट में सर 4 ओम वाले से 1 ओम होगा, 1 एम्पीयर होगा, नहीं फ्लोइंग 1 एम्पीयर होगा। क्वेश्चन में स्टडी स्टेट के बारे में बात किया गया है। तो स्टडी स्टेट मतलब आफ्टर सम टाइम मतलब देखो जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो ये करंट को ब्लॉक कर देगा, पूरा पाथ क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये ऊपर वाला सर्किट का पार्ट ही नहीं रहेगा। जब वो सर्किट का पार्ट नहीं रहेगा, सर्किट सिर्फ कितना सा होगा, इतना सा होगा, तो हमें करंट निकालना है। मान लो सर्किट सिर्फ हमारा यही है, तो क्या लगाएंगे, V = IR। तो V = IR लगाएंगे। वोल्टेज कितनी है, 4, करंट निकालना है R, क्या आ जाएगा, 1 एम्पीयर आ जाएगा। स्टडी स्टेट में सिर्फ इससे करंट फ्लो करेगा और ऊपर वाले से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो अपने थ्रू करंट को पास ऑन नहीं होने देगा। तो ये कहानी थी डीसी की। किसकी कहानी थी बच्चे? डीसी की। कैपेसिटर को एसी में कनेक्ट करते हैं तो डीसी की तरह नहीं होता कि कुछ देर बाद करंट रुक जाए। यहाँ करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, यहाँ करंट नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? इधर देखो बच्चे, यहाँ क्या होता है, इधर देखो बच्चे, करंट इधर ऑसिलेट करता रहता है। तो ऑसिलेट करता रहता है। मान लो स्टार्टिंग में हमने कनेक्ट किया, मान लो इसके अंदर पोलैरिटी चेंज होती रहती है। मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो कुछ देर बाद ये जो इलेक्ट्रॉन थे यूं होते रहते हैं। मान लो जब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहाँ आ गए तो ये प्लेट नेगेटिव हो गई और ये प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिव। अब क्या होगा बच्चे, कुछ ये क्योंकि मेटलिक प्लेट है, फिर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये दोनों प्लेट क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएंगी, इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, ये जो चार्ज है जाना बंद नहीं होगा, ये आगे जाता ही जाएगा। जो नेगेटिव जा रहा था, अब इससे नेगेटिव चार्ज खिसक के इधर आने लग जाएगा। तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, नहीं, ये हम नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं। ये पहले ही हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज आने का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। पहले ये नेगेटिव गया, इसको न्यूट्रलाइज किया, ये इसको कर रहा है। बाद में नेगेटिव चार्ज जब और जाएगा तो ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। दिखाते हैं नेक्स्ट फिगर में। ये पॉजिटिव हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर साइकिल रिपीट होगी। पहले साइकिल क्या चल रही थी, नेगेटिव इधर जा रहा था, जाता था। जब इधर गया तो न्यूट्रलाइज हो गया, फिर इधर गया तो ये नेगेटिव हो गया। फिर क्या होगा, साइकिल रिपीट होगी। साइकिल रिपीट मतलब कि पहले नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा था, अब नेगेटिव चार्ज वापस जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज वापस जाएगा, यूँ इधर जाएगा, तो ये फिर से ऐसी फिगर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव इधर जाएगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर जब नेगेटिव और इधर जाएगा तो इस प्लेट पे नेगेटिव आएगा। तो ये दिस ये पूरा कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहेगा और सर्किट में किसी भी टाइम पर करंट जीरो नहीं होगा, करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा।
ये फ़र्क है जब डीसी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं, एसी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं, ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है अच्छे, हम लोग कैपेसिटर को एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो जैसे कि हम आमतौर पे जो वोल्टेज सोर्स सप्लाई करते हैं वो हमारा V0 sin ओमेगा टी होता है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है। तो हमें जो करंट मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, जो पहले उसका डेरिवेशन हुआ करता था, अब हम सिंपली बता देते हैं कि करंट इस तरीके से मिलेगा। एक्चुअली क्या है, ये चीज़ मैंने डायरेक्टली लिख दी, अब इसको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें होता क्या है, ये पूरी कहानी क्या होती है, इसको समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या चक्कर है, क्या हो क्या रहा है कि हम वोल्टेज ये दे रहे हैं और हमें करंट कैसे क्या मिल रहा है और ये साइन या कॉस में क्या चक्कर है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, चक्कर क्या होता है कि हमको पता है कि ये कैपेसिटर है और एक एसी सोर्स है, तो उसको साइनसॉइडल वोल्टेज मिल रही है। साइनसॉइडल मतलब कि जो चेंज हो रही है और जिसकी पोलैरिटी भी चेंज हो रही है। तो जब हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं तो वोल्टेज का ये इक्वेशन आता है और करंट का ये इक्वेशन आता है। तो सबसे पहले बच्चे सोचते हैं चलो चलो ये तो ठीक है यार, करंट मैथमेटिक्स तो है, बट अब आती समझने की बात। समझने की बात क्या है कि ऐसा क्यों कि वोल्टेज साइन है और करंट कॉस है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ध्यान से सुनते जाना बच्चों, होता क्या है। देखो चक्कर क्या है, जैसे अगर साइन का ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे मान लो ये वोल्टेज है हमारी, हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं तो एसी में वोल्टेज बढ़ती घटती रहती है, वोल्टेज क्या होती है, बढ़ती घटती रहती है। ऐसे मान लो ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया। करंट कैसा है, यहाँ पे कॉस है, तो करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, ऐसा कुछ आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है इसका सिग्निफिकेंस क्या है और ये हम कर क्या रहे हैं। देखो अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको एक खास पॉइंट देखने को मिलेगा। जैसे एक पॉइंट है ये, तो यहाँ पर आप देख रहे हो वोल्टेज क्या है, पीक पर है, वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम है, और करंट उस टाइम पे क्या है, 0 है। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये कहना क्या चाह रहा है, अब ये कहानी क्या है, ऐसा क्यों एक साइन और एक कॉस, मैथमेटिक्स के हिसाब से एक साइन और एक कॉस है। देखो जब ध्यान से सुनते जाना क्या होता है, ये तो देखो अच्छे, इसमें चार्ज इधर उधर भागते रहते हैं, देख रहे हो बच्चे, इधर देखो भागते रहते हैं, जब चलते जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। मान लो किसी एक इंस्टेंट की बात करते हैं, कैपेसिटर फुली चार्ज है, कैपेसिटर क्या है, फुली चार्ज है, थोड़ी देर बाद वो डिस्चार्ज भी हो जाएगा, क्योंकि देखो बच्चे मैंने जो लास्ट फिगर दिखाई थी आपको, लास्ट फिगर दिखाई थी, उसमें क्या होता है, जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, अब वो यहाँ आना चालू होगा तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंटिन्यूसली क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है, चार्ज आना और चार्ज जाना। तो अभी आप देखो, अभी फिगर जो आपने बनाई है उसके अंदर आपने देखा होगा, कभी चार्ज आ रहा है प्लेट पे, कभी चला जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चल रही है। इस टाइम पर ये फुली चार्ज है, देखो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और बहुत सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। अब सारा चार्ज जब प्लेट्स पे आ गया तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए नहीं बचा। मतलब सारे लोग, मान लो पार्टी है रखी है और हमको ये चाहिए, कुछ लोग सिक्योरिटी के लिए चाहिए थे मान लो, और सारे लोग मज़े करने लगे, तो सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं बचा, सारे लोग एक ही जगह आ गए। तो सेम सिचुएशन है, मतलब सारा चार्ज कहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया। अब अगर सारा ही चार्ज यहाँ आ गया, सारा चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट कर गया, तो इस टाइम सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, क्योंकि इस टाइम सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, प्लेट्स पर है। क्योंकि करंट तब फ्लो करता है जब चार्ज का फ्लो हो, और सारा का सारा चार्ज आके किस पे बैठ गया, प्लेट पे बैठ गया। तो इस टाइम में सर्किट में करंट तो है ही नहीं, क्योंकि सारा चार्ज किस पर है, प्लेट्स पर है। अगर हम बात करें इस कैपेसिटर की वोल्टेज की, तो इसकी वोल्टेज क्या होगी। देखो जब हम कैपेसिटर पढ़ते थे सेकेंड चैप्टर में, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता था Q/C। क्या इसकी वोल्टेज मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी या 0 होगी। देखो अब एक्चुअली क्या है कि सारा का सारा चार्ज यहाँ आ गया, तो चार्ज तो इस पर बहुत ज़्यादा है प्लेट्स पे, और अगर चार्ज बहुत ज़्यादा है तो वोल्टेज क्या होगी इसकी, बहुत ज़्यादा। तो वोल्टेज क्या होगी इस टाइम प्लेट्स पे, मैक्सिमम होगी, बट सर्किट का करंट क्या हो गया, 0, क्योंकि सारा का सारा जमावड़ा वहीं इकट्ठा हो गया। जैसे मान लो वही अब जैसे मान लो पार्टी है, अब कई बंदों को कहा भाई तुम ध्यान रखो बाहर का, बंदे तो सारे वहाँ आ गए, तो वहाँ तो मज़ा आ गया सबको, बट उधर क्या है, सिक्योरिटी खत्म हो गई, तो वोल्टेज तो मैक्सिमम हो गई, बट करंट क्या हो गया उस टाइम पर, 0 हो गया। मतलब कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं है। सेम फेज का मतलब क्या होता है, अगर दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहे हो या दोनों एक साथ मिनिमम हो रहे हो,
तो सेम फेज में नहीं है। और इवन आप कहोगे सर यहाँ हो भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। यहाँ पर कैसे हो सकते हैं? देखो हो ही नहीं सकते। कारण क्या है? देखो अभी सारा चार्ज यहाँ पर है तो वोल्टेज ज़्यादा होगी, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है? चार्ज बाय क्यू बाय सी होता है। अब सारा चार्ज यहाँ होगा, चार्ज यहाँ होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगी, करंट जीरो होगा। बट कुछ देर बाद जब डिस्चार्जिंग चालू हो जाएगी, क्या होगी? डिस्चार्जिंग तो सारा चार्ज किस में होगा? सर्किट में होगा, और प्लेट पे चार्ज नहीं होगा। अब जब डिस्चार्जिंग होगी कुछ देर बाद क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आने चालू होंगे, फिगर कैसी बनेगी बच्चों? ये। अब इस टाइम पे प्लेट पे चार्ज क्यों नहीं है? बोलो। प्लेट पे चार्ज क्योंकि सारा चार्ज किधर है? रास्ते में। किधर है? फ्लो कर रहा है ना, यहाँ से निकल गया बाहर, यहाँ चला गया, फ्लो कर रहा है रास्ते में, सर्कुलेशन में है। अब चार्ज जब सर्कुलेशन में है तो उस टाइम पर चार्ज तो कम हो गया, तो वोल्टेज क्या हो गई? कम हो गई। बट चार्ज बहुत ज़्यादा रास्ते में है, सर्कुलेशन में, तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो यहाँ कैपेसिटर को जब हम एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि कभी एक वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम है, कभी करंट मिनिमम है तो वोल्टेज मैक्सिमम है, वाइस वर्सा ही चलता रहता है, और दोनों का फेज सेम नहीं होता। अब ये फेज सेम का मतलब क्या होता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता दोनों एक साथ मैक्सिमम हो। जैसे मान लो ऐसा कभी नहीं हो सकता, मान लो आपके पास 10 बंदे हैं, 5 को आपने कहा सिक्योरिटी करो, 5 मजे करेंगे, या फिर 5 सो जाएंगे और 5 जागते रहेंगे। मान लो आपका कुछ ऐसा कुछ एक जगह गए हो जहाँ 5 को सोना है, 5 को जागना है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 10 के 10 सो रहे हो और 10 के 10 जाग रहे हो, ऐसा पॉसिबल यहाँ नहीं है, क्योंकि 5 को जागना है और 5 को सोना है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि यहाँ सिचुएशन ये बच्चे, यहाँ पर ये कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा। अब मान लो सोने वाले ज़्यादा हो गए तो रखवाली वाले क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, या रखवाली वाले ज़्यादा हो गए तो सोने वाले क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में आप इस तरीके से इसको समझो, बट बाकी डीप में बिल्कुल मत जाना, दिमाग खराब हो जाएगा, और बिल्कुल मत जाना। जैसा मैंने समझाया उसे ऐसे समझना। तो अब ये साइन कॉस का क्या चक्कर है? यही चक्कर है कि दोनों का सेम फेज नहीं है। सेम फेज का मतलब क्या होता है कि जब करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज मैक्सिमम हो ही नहीं सकती है, या वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम हो ही नहीं सकता है। इसलिए एक की इक्वेशन साइन की और एक की इक्वेशन कॉस की है। ये बताता है साइन और कॉस में यही फर्क होता है, ये बता रहे कि एक ज़्यादा है तो एक कम है, और ये ऐसा ही हमेशा की हमेशा चलता ही रहेगा। आई बात समझ में या नहीं आई बच्चे? अब आप कहोगे सर ये तो आपने मैथमेटिकली निकाल लिया, कॉस ओमेगा टी को क्या हम ये लिख सकते हैं? देखो बच्चे हमने मैथमेटिकली कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 लिख दिया। ये थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपने शायद कभी पढ़े हुए होंगे। ये हमारी ये रिलेशन और ये रिलेशन आती है, इस रिलेशन को हम ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन शायद आपने पढ़ी हो, नहीं भी याद है तो अब याद कर लेना, ठीक है? किसी को कोई डाउट है इसमें? ये समझ में आ रहा है? ये मैक्सिमम तो ये 0, या फिर ये 0 तो ये मैक्सिमम। इधर देखो बच्चे, इस टाइम पर किसी और टाइम पर क्या होगा? ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा ऐसा। हमको ये समझ में आ गया दोनों का फेज सेम नहीं होगा। अगर फेज सेम नहीं होगा तो फेज डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों एक साथ मैक्सिमम या दोनों एक साथ मिनिमम नहीं हो सकते। डिफरेंस होगा तो मैथमेटिकली कितना होगा? देखो बच्चे इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैथमेटिक्स ढूंढो। देखो बच्चे ये जो होता है एंगल होता है, इसे कहते हैं फेस। क्या कहते हैं? फेस। ये 11वीं क्लास में हम पढ़ते थे, इसे फेस कहते हैं। इसका फेज ये है, इसका फेज ये है। क्या डिफरेंस है? इन दोनों को माइनस कर देंगे तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई/2 मैथमेटिकली। पाई/2 का एक्चुअली मैथमेटिकल मीनिंग यही होता है कि एक मैक्सिमम तो एक 0। इस तरीके से इसे हम ट्रीट करते हैं मैथमेटिकली। बच्चों अब हम रिएक्टेंस की बात करेंगे। रिएक्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपने शायद पहले कभी सुना नहीं होगा, ना आपको मालूम होगा। बहुत ध्यान से समझना बच्चे, रिएक्टेंस क्या होता है। देखो बच्चे आम तौर पे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है। रेजिस्टेंस क्या होता है पहले ये हम आपको थोड़ा सा बता दें, उसके बाद हम आपको रिएक्टेंस बताएंगे। पहले रेजिस्टेंस बता देते हैं। ये हम बात करते हैं 10th क्लास की, तो अभी आप भूल जाओ आप 12th क्लास में हो। अभी आप ये मानो थोड़ी देर के लिए कि आप 10th क्लास में हो। रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो टीचर ये बताता था कि चार्ज को फ्लो होने में जो अपोजिशन मिलती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। बट एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक काइंड ऑफ अपोजिशन होती है, ये हमने पढ़ा है। बट एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? देखो बच्चे मान लो कोई एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा बैटरी सोर्स है, ये एनर्जी कंज्यूम करेगा। रजिस्टर का क्या काम होता है? एनर्जी का क्या करना? कंजम्पशन। रजिस्टर अपोजिशन करता है, काइंड ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, और वो जो अपोजिशन के बहाने वो एनर्जी खा जाता है। जैसे मान लो 2 तरीके के पुलिस वाले होते हैं। मान लो ये बच्चा बिना हेलमेट के जा रहा है, एक पुलिस वाले ने इसको रोका और रोक के कहा 100 रुपये दे दे, खर्चा पानी दे दे। तो उसने अपोजिशन किया, इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया और इसे
कंजम्पशन कर लिया इसके पैसे का, और एक ने रोका, इसे उठक बैठक कराई, कान पकड़वाए, फिर इससे पैसे नहीं लिए, कहा बेटा समझो एक बात को, ऐसे मत करना, और भेज दिया। बट उसने दूसरे वाले पुलिस वाले ने इसको अपोजिशन तो किया, बट इसका पैसा नहीं लिया, कंजम्पशन नहीं किया। रेजिस्टेंस क्या था? जो पहले वाला जो पुलिस वाला था वो रेजिस्टेंस था, उसने अपोजिशन किया और उसके पैसे ले गया। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन देता है और एनर्जी कंजम्पशन कर लेता है। फिर ये रिएक्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस भी एक काइंड ऑफ अपोजिशन होता है, अपोजिशन होता है चार्ज के फ्लो में, बट इसमें कंजम्पशन नहीं होता है, इसमें नो कंजम्पशन होता है। अब कहानी कैसे, मैं फिर से बताता हूँ। अभी आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा तो बच्चे समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैंने इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे मान लो बच्चे, आपको कोई अवार्ड मिला, 1000 रुपये मिले, ठीक है, तो मान लो आपकी मम्मी ने कहा ला 1000 रुपये दे, आपने दे दिए, एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है। आप सोचोगे यार 1000 रुपये में मैं कुछ लेता, सामान लेता, खरीदता, बट वो 1000 रुपये क्या हुए? मम्मी ने आपके लिए सेव करके रख ली, एफडी करा दी, उसकी स्टोरेज हो गई वो। बट मान लो आपके दोस्त ने कहा 1000 रुपये दे और उसने उसको उड़ा दिए, तो 1000 रुपये तो दोनों जगह आपके गए आपके हाथ से, बट एक जगह क्या हो गए? स्टोर्ड हो गए, और एक जगह क्या हो गए? कंज्यूम। जहाँ कंजम्पशन हो गया, किसी और फॉर्म में यूज़ हो गया, वो रेजिस्टेंस हुआ, और जहाँ स्टोर्ड हो गए वहाँ रिएक्टेंस हुआ। अब ये रिएक्टेंस जो हम बता रहे हैं वो होता क्या है? ध्यान से सुनना बच्चों, होता क्या है? जैसे मान लो बच्चों, हमारे पास एक कैपेसिटर है, ध्यान से सुनना बच्चों, एक कैपेसिटर है, ठीक है, और ये एसी सोर्स है। जब ऐसे इस पर इलेक्ट्रॉन आ रही है, जैसे मान लो इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो देखो अभी इस पर कम चार्ज है, अभी इस पर और चार्ज आना है। देखो इधर देखो, इधर देखो बच्चे, चार्जिंग हो रही है इसकी, इस पर और नेगेटिव आएगा, इस पर और पॉजिटिव आएगा। तो जब इस पर और नेगेटिव आएगा तो पुराना वाला नेगेटिव कहेगा मैं तो नहीं आने दूंगा, क्योंकि वो रिपेल करेगा। क्या करेगा बच्चे? रिपेल, अपोजिशन, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो इसके लिए बैटरी को क्या करना पड़ेगा? एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। बैटरी को क्या करना पड़ेगा? तो जो पुराना चार्ज है वो नए चार्ज को अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। अपोजिशन हुई, ये वाली अपोजिशन जो होती है इसे हम कहते हैं रिएक्टेंस। क्या कहते हैं? रिएक्टेंस। और कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको XC से डिनोट करते हैं। X फॉर रिएक्टेंस, C फॉर कैपेसिटिव, C फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सिस, अगर रिएक्टेंस बोलेंगे तो रिएक्टेंस को हम X लिखते हैं, और कैपेसिटर का है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब क्या है, ये कैपेसिटर में जो पुराना चार्ज है वो नए चार्ज को कहेगा भैया हम तो तेरे को आने नहीं देंगे, बट वो तो स्टोर होगा ही क्योंकि सोर्स हेल्प करेगा। बट जो नया चार्ज है उसको अपोजिशन फेस करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी? जैसे मान लो बच्चे आप ही कोई करियर बनाते हो, जैसे मान लो किसी बच्चे ने लॉ की, तो जो पुराने लॉ के प्लेयर होंगे वो कहेंगे यार ये नया कैसे आ रहा है, हम सारी मार्केट पे कब्जा करेंगे। मान लो किसी ने बिजनेस खोल लिया तो पुराने लोग कहेंगे यार नए नए बिजनेस में कैसे आ रहा है, एक काइंड ऑफ क्या मिलेगा? अपोजिशन मिलेगी। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट बच्चे, तो पुराने चार्ज इसको आने नहीं देंगे, अपोजिशन मिलेगा। और ये जो अपोजिशन है ये रिएक्टेंस है, बट एक्चुअली क्या है, जो सोर्स है वो एडिशनल वर्क करेगा। जो सोर्स, ध्यान से सुनना बच्चे, इधर देखो कृष्णम, जो सोर्स एडिशनल वर्क करेगा वो जाया नहीं जाएगा, वो जो एडिशनल वर्क होगा वो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। यहाँ जो हमें वर्क करना पड़ा इस अपोजिशन के अगेंस्ट, वो वेस्टेज नहीं गया। क्या 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 हुआ? वो वेस्टेज नहीं हुआ, वो क्या हो गया? स्टोर हो गया। देखो जब ये नेगेटिव चार्ज इसको आने नहीं देगा तो बैटरी कहेगी कैसे नहीं आने देगा, बैटरी कहेगी धक्का देगी इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा काम करेगी, क्योंकि बैटरी को तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टोर कराना ही कराना है। अब उससे क्या होगा, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन स्टोर होगा तो इस कैपेसिटर पे एनर्जी, क्योंकि ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होगी। तो बैटरी ने जो एक्स्ट्रा काम किया वो वेस्ट नहीं गया, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया? स्टोर्ड हो गया। उससे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होगी। यहाँ रजिस्टर की तरह वो डिसिपेशन में नहीं चला गया। रजिस्टर था वो तो एनर्जी क्या करता है? सीधे सीधे कंजम्पशन करता है, लाइट में कन्वर्ट कर देता, खर्च कर देता। यहाँ खर्च नहीं हुआ, यहाँ क्या हुआ? स्टोर्ड हो गया। जैसे मान लो मैंने बताया ना 1000 रुपये आपकी मम्मी को मिले, उन्होंने आपसे ले लिए, उन्होंने स्टोर कर दिए। दोस्त ने लिए, उसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो दोनों जगह 1000 रुपये आपके चले गए। अपोजिशन दोनों जगह है, इसमें भी है और इसमें भी है, रजिस्टर में भी है और कैपेसिटर में। बट रजिस्टर उस जो आपसे एनर्जी लेता है वो इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, हीट में, लाइट में, हीट में कर दिया, लाइट में कर दिया। बट कैपेसिटर उसको स्टोर करके रख रहा है, वो आपको दे देगा।
तो रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस, आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, तो आप कहोगे बोथ आर अपोजिशन, बट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस एनर्जी इज डिसिपेटेड इन अदर फॉर्म्स, वो किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बट इन केस ऑफ रिएक्टेंस एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है। अब जैसे हमने एडिशनल वर्क किया तो कैपेसिटर पे उससे ज़्यादा चार्ज स्टोर हो पाएगा, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर होने लग जाएगा, और तो हमने जो काम किया उससे क्या हो गया, वो जो हमने वर्क किया उससे कैपेसिटर के ऊपर एनर्जी क्या हो गई, स्टोर्ड हो गई, वो हमको वापस भी मिल सकती है। समझ में आया अच्छे, ये एनर्जी स्टोर्ड है, कैपेसिटर हमको वापस भी एनर्जी दे सकता है। अब जैसे मान लो ये कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर्ड हो गई, मान लो ये सोर्स हटा दिया हमने, बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब को जला सकता है, बल्ब को थोड़ी देर के लिए जला सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंस के केस में जो अपोजिशन होता है, जैसे लाइफ है, हमारी लाइफ में जो हमारे अपोजिशन आते हैं, कुछ कुछ अपोजिशन ऐसे होते हैं जिसके अगेंस्ट हम काम करते हैं तो हम और आगे बढ़ते हैं, और कुछ कुछ अपोजिशन ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं यार ये तो बेकार का अपोजिशन है, इससे मुझे कोई फ़ायदा थोड़ी हो रहा है। समझ में आया? जैसे मान लो कोई एक सब्जेक्ट है, हार्ड है, वो आपके फ्यूचर में काम का है, तो आप उसमें मेहनत करोगे तो आप कहोगे यार इसमें काम बहुत मेरे को आएगा। और कोई सब्जेक्ट ऐसा है बेकार का है, जैसे मान लो कोई कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, उसको वेल्डिंग करवाई जा रही है, तो वो चिड़के कहेगा कि अरे मेरे तो काम का ही नहीं है, मेरे को वेल्डिंग क्यों करवाई जा रही है, कभी ज़िंदगी में मेरे को वेल्डिंग करनी ही नहीं है। तो वो प्रॉब्लम जो अपोजिशन है उसमें वो किसी काम का नहीं है और उसमें उस किसी काम का है। तो कैपेसिटर के केस में जो अपोजिशन फेस होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसमें जो हम लोग वर्क करते हैं वो एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है, जबकि रजिस्टर में ऐसा नहीं होता है। तो समझ में आ गया अच्छे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस? आगे समझ में? सर देखो अच्छे, जब हम बात करते हैं एक्चुअली रिएक्टेंस की, तो उसका कैसा फॉर्मूला होगा। जैसे हम लोग आमतौर पे रेजिस्टेंस की बात करते हैं या रेजिस्टेंस एसोसिएटेड फॉर्मूले की बात करते हैं। जब हम लोगों ने रेजिस्टर पढ़ा था, इधर देखो अच्छे, तो करंट का क्या फॉर्मूला था, करंट होता था वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। ये किसका केस है, रेजिस्टिव सर्किट का। किसका? रेजिस्टिव। किसका एक केस है ये, रेजिस्टिव सर्किट, जब सर्किट में रेजिस्टर था। अगर सर्किट में कैपेसिटर है तो इस केस में फॉर्मूला ये हो जाता है, जैसे इसमें I = V/R था, R फॉर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टर सर्किट था, जिस सर्किट में रजिस्टर हुआ करता था, सिर्फ रजिस्टर। कैपेसिटर वाले सर्किट में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, I = V/XC, XC इज रिएक्टेंस। देखो अच्छे, जो रजिस्टिव सर्किट होते हैं उसमें करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, और जैसे जो कैपेसिटर सर्किट है उसके अंदर होता है करंट = वोल्टेज बाय रिएक्टेंस। क्योंकि कैपेसिटर के केस में रेजिस्टेंस नहीं होता, क्या होता है, रिएक्टेंस। यहाँ जो अपोजिशन होती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और यहाँ कैपेसिटर के केस में जो अपोजिशन होती है उसे कहते हैं रिएक्टेंस। समझ में आया बच्चों? जैसे यहाँ पर ये होता था, डीसी में रिएक्टेंस हम लोग डिस्क्राइब नहीं करते हैं, वो भी बताएंगे, अच्छे लिख लेना। तो अब एक्चुअली क्या होता है, अब जैसे हम लोग जब इसका डेरिवेशन वगैरह करते हैं तो इसका भी फॉर्मूला आता है अच्छे। जैसे किसी कैपेसिटर के अंदर जो रिएक्टेंस होता है, अपोजिशन होता है, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC, उसका फॉर्मूला होता है 1/ωc। XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब बता सकते हो जो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करे। ओमेगा क्या होगा बोलो, एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और C इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। C इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो किसी भी एक कैपेसिटिव सर्किट में कितना अपोजिशन होगा, जब डेरिवेशन करते हैं बच्चे तो देखा गया है, ये हम डेरिवेशन करके लाते हैं, इसमें हम लॉजिक नहीं लगा रहे। किसी भी एक कैपेसिटिव सर्किट में, जैसे मान लो कैपेसिटिव सर्किट है, हम एक कैपेसिटिव सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लो कैपेसिटर है और ये AC सोर्स है, तो इसके अंदर जब चार्ज का फ्लो होगा तो कैपेसिटर क्या करेगा, अपोजिशन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पुराना चार्ज नए चार्ज को आने नहीं देगा। और इसके अंदर जो अपोजिशन होगी उसे हम कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, XC क्या होता है 1/ωc, ये ओमेगा और C पे डिपेंड करता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट ओम ही होती है, क्योंकि ये भी अपोजिशन ही है। हर टाइप के अपोजिशन की सेम यूनिट होती है। जैसे रेजिस्टेंस एक अपोजिशन होता है, ऐसे ही रिएक्टेंस एक अपोजिशन होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो रिएक्टेंस की यूनिट भी क्या होती है, ओम ही होती है। ठीक है, तो बच्चे अगर हम इसका और इसका ग्राफ बताएं, बोलें आपसे ड्रॉ करने को, XC और फ्रीक्वेंसी का, तो कैसा आएगा बच्चे बोलो, हाइपरबोला बताओ बच्चे। वेरी गुड। क्या, क्यों? क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। जो ग्राफ इनवर्स के होते हैं उनका ग्राफ कैसा आता है, हाइपरबोला। इनवर्स वाला हाइपरबोला, इनवर्स का ग्राफ होता है, पैराबोला स्क्वायर स्क्वायर वाला ग्राफ होता है।
हमारे पास ये AC सोर्स के साथ हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देखा हमने। जब हम AC सोर्स के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, हम साइनसॉइडल वोल्टेज देते हैं, तो हमको करंट भी साइनसॉइडल मिलता है। बट करंट जो होता है उसका सेम फेज नहीं होता है वोल्टेज के साथ। सेम फेज ना होने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है किसी टाइम पर दोनों की वैल्यू एक साथ बढ़ रही हो एक साथ घट रही हो। अगर करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज मिनिमम होगा एंड वाइस वर्सा, वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम होगा, ये होता है। ये तो चलो ठीक है, अच्छे एक छोटा सा टॉपिक हमने आपको बताया। बट जो मेन टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, उसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है मैंने आपको बताया है अभी भी, कि जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। जब नया नेगेटिव चार्ज इस पर आ रहा होता है तो पुराना नेगेटिव चार्ज उसको क्या करता है, रिपेल करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। इस वजह से जब ये जो चार्ज इस पे जा रहे हैं उसको एक अपोजिशन फेस होती है, इस अपोजिशन को हम रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंस। और कैपेसिटर के केस में इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर के केस में इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे अगर हम कोई एक रेजिस्टिव सर्किट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ही कैपेसिटर सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। बट फर्क रेजिस्टेंस में और रिएक्टेंस में ये होता है कि रेजिस्टर जो होता है वो डिसिपेटिव नेचर का होता है, रिएक्टेंस डिसिपेटिव नेचर का नहीं होता। इसके अंदर जो अपोजिशन फेस होती है उसके लिए जो एडिशनल वर्क करती है बैटरी करती है वो स्टोरेज में चला जाता है, वेस्टेज में नहीं जाता है, डिसिपेशन में नहीं जाता। रेजिस्टर में जो एडिशनल वर्क होता है जो रेजिस्टर को मिलता है वो कंजम्पशन में चला जाता है। तो हमने ये देखा अच्छा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, जैसे कैपेसिटर है, अब इसके अंदर ये कैपेसिटर जो अपोजिशन ऑफर करता है इसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका जो अपोजिशन होता है जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो जो हमारा AC सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमारा एक AC सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। दूसरा ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो ये रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कम अपोजिशन फेस होने को मिलती है। खैर हमारे लिए फॉर्मूला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, ओम होती है। अगर आप XC और ओमेगा का जो ग्राफ ड्रॉ करोगे वो इन्वर्स का ग्राफ आएगा, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इन्वर्स रिलेशन फॉलो करता है। तो यहाँ तक की चीज़ें बच्चे हमने देख ली। और अगर हम बात करते हैं जैसे रजिस्टिव सर्किट है, देखो रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय I इक्वल टू क्या होता है, V बाय R। ये रजिस्टिव सर्किट में होता है। किसी रजिस्टिव सर्किट में ये होता है, जबकि जैसे कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, ये वहाँ रेजिस्टेंस नहीं होता कैपेसिटिव सर्किट में, यहाँ XC हो जाएगा क्योंकि वहाँ अपोजिशन जो होता है वो रेजिस्टेंस कॉज करता है। यहाँ रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इसमें XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं इसके बेसिस पे, ताकि आप थोड़ा सा आगे ट्राई कर पाओ। चलो अच्छे, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 60 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, वो 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज की AC सप्लाई से कनेक्टेड है, RMS करंट निकालना है। देखो अच्छे, ऑब्वियसली बात है, करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रिएक्टेंस। आमतौर पे रजिस्टिव सर्किट में I इक्वल टू V बाय R होता है, वहाँ वो रजिस्टिव सर्किट होता है। ये कैपेसिटिव सर्किट है तो यहाँ रेजिस्टेंस की जगह रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय ओमेगा C। तो भाई हमें सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा, मतलब अपोजिशन निकालनी पड़ेगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1 बाय ओमेगा C। हमको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ एक बार देखते हैं बच्चे। हमको यहाँ ओमेगा नहीं दिया हुआ, ये जो दिया हुआ है 60 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। और ये जो हमें वोल्टेज दी है ये हमें RMS दी है। कभी भी कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वोल्टेज पीक है तो RMS ही ली जाती है, ये RMS वोल्टेज दी हुई है हमें 110। तो यहाँ पर अगर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है बच्चों, ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू, जो कि क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 60, जो कि क्या हो जाएगा 120 रेडियन पर सेकंड। खैर यूनिट हम नहीं लिख रहे अभी फिलहाल, ये लिख भी देते हैं चलो। तो ये हमारी ओमेगा की वैल्यू हो गई। देखो बच्चे, मैथमेटिक्स सब बच्चों की इतनी ठीक ठाक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि उसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं। 120 पाई, सॉरी, ये हो जाएगा 120 पाई। कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी बच्चों, कैपेसिटेंस हमें दे रखा है कितने, 60 माइक्रोफैराड, 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6। देखो बच्चे, अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आपके जो भी आंसर हो, 44.2। ठीक है, आपके जो भी आंसर हो, हमें इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है, आप क्या भी निकाल रहे हो। मैथमेटिक्स आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका आंसर आ जाना चाहिए, बस हम इतना होप करते हैं, और हमें कोई मतलब नहीं है भाई। इस क्लास तक तो इतनी अच्छी मैथमेटिक्स बच्चों की हो ही जाती है, बस जो भी आंसर आएगा वो ओम में होगा, क्योंकि रिएक्टेंस की यूनिट हम ओम में लिखते हैं। सीधी सीधी बात है बच्चे, अगर हमें करंट निकालना है
तो आई आर एम एस क्या होगा बच्चे, वी आर एम एस बाय एक्स सी। तो वी आर एम एस अगर हम बात करें वी आर एम एस की, तो आर एम एस वोल्टेज हमें दी हुई है क्वेश्चन में कि कितनी वोल्टेज दी है, 110 वोल्ट कनेक्टेड है, और एक्स सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे और हमारा आंसर एम्पेयर में आ जाएगा। यहीं तक हमारा काम है। ठीक है सर। भाई ये 120 पाई के बाद इसको अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्टर कनेक्टेड विद एसी। ये जो सोलेनॉइड कॉइल होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंडक्टर कॉइल। जब हम इसको एसी से कनेक्ट करते हैं तो कैसा बिहेवियर होता है ये हम देखते हैं। देखो जी मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडक्टर को जब हम डीसी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। हाल फिलहाल हमने जो चैप्टर पढ़ा था, लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हमने ये देखा था कि ये देखो बच्चे सोलेनॉइड कॉइल है, इधर देखो बच्चे इंडक्टर कॉइल है। जब हम इसको डीसी से कनेक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एक बैक ईएमएफ देखने को मिलता है। अब ये बैक ईएमएफ क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, देखो बच्चे जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में करंट जीरो होता है, बट धीरे धीरे करंट राइज कर रहा होता है, करंट बढ़ रहा होता है। जब करंट बढ़ने लग जाता है तो इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एन डी फाई बाई डी टी और माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो जब इस कॉइल में करंट बढ़ने लग जाता है तो कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जो खुद के चेंज को अपोज करता है, इसे बैक ईएमएफ कहते हैं। तो जब हम डीसी में इंडक्टर कॉइल को अटैच करते हैं तो स्टार्टिंग में अपोजिशन देखने को मिलती है, बट आफ्टर सम टाइम अपोजिशन बिल्कुल निल हो जाती है। मतलब अपोजिशन क्या हो जाती है, करीब करीब अपोजिशन क्या हो जाती है, करीब करीब ज़ीरो हो जाती है आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद बिल्कुल अपोजिशन ना के बराबर हो जाती है, कोई अपोजिशन फेस नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है स्टार्टिंग में ये अपोजिशन कॉज करता है और एक्स्ट्रा काम करवाता है बैटरी से, और जो एक्स्ट्रा काम वो बैटरी से कराता है उसके वजह से वो कुछ एनर्जी इसके अंदर इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कैपेसिटर का उल्टा है। कैपेसिटर थोड़ी देर बाद करंट को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, जबकि ये थोड़ी देर बाद करंट को बिल्कुल अपोज नहीं करता है। कैपेसिटर को जब हम डीसी से कनेक्ट करते थे, जैसे मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, जब हम इसको डीसी से कनेक्ट करते थे ये, तो थोड़ी देर बाद करंट सर्किट में बिल्कुल क्या हो जाता है बच्चे, यहाँ करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता था और अपोजिशन जो होती थी वो इनफाइनाइट हो जाती थी। और यहाँ उल्टा होता है, यहाँ अपोजिशन इनफाइनाइट हो जाती थी आफ्टर सम टाइम, यहाँ अपोजिशन उल्टा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब करंट को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट बढ़ता है और करंट स्टडी स्टेट गेन कर लेता है, कांस्टेंट वैल्यू गेन कर लेता है। जब कांस्टेंट वैल्यू करंट की गेन हो जाती है तो फ्लक्चुएशन नहीं होती, फ्लक्चुएशन नहीं होती तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको रोकने की कोशिश नहीं करता, और ये जितना मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर सकता है उतनी एनर्जी स्टोर कर लेता है। तो ये कहानी डीसी के साथ थी, बट एसी के साथ इसकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि डीसी के साथ कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझने की बात है बच्चे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको कुछ लिखना पड़े, क्योंकि एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं वो एसी पढ़ रहे हैं, हमारा डीसी से फिलहाल कोई काम नहीं है, बट फिर भी आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं उनका बिहेवियर एसी के साथ और डीसी के साथ दोनों के साथ अलग अलग देखने को मिलता है। डीसी के साथ कहानी अलग होती है क्योंकि कांस्टेंट करंट होता है, एसी के साथ फ्लक्चुएटिंग करंट होता है, कहानी अलग होती है। किसी को लिखना है तो बच्चे लिख लो एक बार थोड़ा है लिखा आपने बोर्ड पे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं कि इंडक्टर एसी में कैसे कैसे बिहेव करता है। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, हमने एक चीज़ खास पढ़ी हुई है इंडक्टर के साथ। देखो इंडक्टर कॉइल में क्या होता है कि अगर आप इंडक्टर कॉइल को वेरिएबल वोल्टेज देते हो, जैसे इंडक्टर कॉइल है, इसको आप क्या देते हो, वेरिएबल वोल्टेज देते हो। ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ इसको हम एसी से कनेक्ट कर रहे हैं तो एसी वोल्टेज कैसी होती है, वेरिएबल होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब एसी वोल्टेज दोगे, वेरिएबल वोल्टेज दोगे तो करंट क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। करंट क्या करेगा, चेंज होगा। करंट चेंज होगा तो इसके अंदर क्या होगा, आई चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसके अंदर कंटिन्यूसली एक बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ कंटिन्यूसली लगता रहता है, जो अपोजिशन कॉज करता है। जो चेंज को अपोज करता है। इस बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो अपोजिशन कॉज होती है, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम दिया जाता है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस एक अपोजिशन है
बट ये भी क्योंकि इसका नाम रिएक्टेंस है तो ये नॉन डिसिपेटिव नेचर की है, मतलब अपोजिशन तो होता है इसके अंदर, बट जो अपोजिशन होता है वो स्टोरेज में चला जाता है। जब मैंने आपको सेल्फ इंडक्शन बताया था तो मैंने बताया था कि जैसे ये इंडक्टर कॉइल है, जैसे ही इसको स्विच ऑन करोगे तो करंट को बढ़ने में अपोज करेगा, जो बैटरी को एडिशन वर्क करना पड़ेगा वो वक्त जाया नहीं जाएगा, वो इंडक्टर स्टोर कर लेगा। और किस फॉर्म में स्टोर कर लेगा? हाफ Li² की फॉर्म में। ये मैंने बताया था बच्चे, इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ Li²। तो यहाँ पर भी रिएक्टेंस इसलिए है क्योंकि डिसिपेटिव नहीं है। अपोजिशन, देखो अपोजिशन का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि अपोजिशन आपका लॉस करेगा, अपोजिशन से कुछ फ़ायदे भी होते हैं। यहाँ पर ये अपोजिशन जो होगा वो आपकी एनर्जी को उल्टा स्टोर कर लेगा, आपसे एक्स्ट्रा काम करवाएगा। जैसे मान लो मैं आपके घर पे कॉल करता हूँ और कहता हूँ इसको पीटो, एक तरीके से अपोजिशन, दुश्मन बन गया मैं आपका, बट ये अपोजिशन आपको आगे बढ़ाएगी बच्चे। जैसे मान लो मैं प्रिंस के घर पे कॉल करके कहता हूँ ये कुछ नहीं पड़ता है, इसको बेल्टों से पीटो, तो उसके पापा इसको पीटते हैं मान लो पटक पटक के, तो ये अपोजिशन गलत नहीं है बच्चे, ये अच्छी बात है कि वो पिटता है, क्योंकि इस पिटने से इसको जो निशान पड़ेंगे इसकी बॉडी पे उससे महसूस होगा कि इसको पढ़ाई करनी है। तो समझ में आया बच्चे? मतलब फालतू का पिटने की बात नहीं है, इससे इसका कुछ बेनिफिट ही होगा आगे। तो यहाँ पर भी यही है कि अपोजिशन का बेनिफिट होता है और इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। जब हम लोग एसी सोर्स के साथ इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो जैसे मान लो हमने ये वोल्टेज प्रोवाइड किया तो हमें करंट ऐसा देखने को मिलता है। अब आप पूछोगे सर ऐसा कैसे? देखो यार ये डेरिवेशन वगैरह हुआ करता था, अब तो डेरिवेशन नहीं है, तो अब सीधे सीधे हम कह देते हैं कि भाई ऐसा होता है तो ऐसा होता है, क्योंकि अब डेरिवेशन सब हट गए। तो अगर हम वोल्टेज ये देंगे तो हमें करंट ऐसा मिलेगा। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो दोनों सेम फेज में नहीं है। अगर आप वोल्टेज का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा बच्चे पता ना? इसका साइन ग्राफ आएगा। साइन ग्राफ कैसा होता है? जीरो से शुरू होता है साइन का ग्राफ। ये देखो ऐसा साइन ग्राफ होता है, यूँ ये साइन ग्राफ होता है। वोल्टेज का ग्राफ ये होगा और करंट का ग्राफ कैसा होगा? माइनस कॉस, माइनस कॉस, ये है माइनस कॉस, माइनस कॉस, कॉस यहाँ से चालू होता है, माइनस कॉस यहाँ से चालू होता है। दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे ग्राफ आ जाएगा जी। कुछ गड़बड़ हो गई बच्चे, मेरे को लग रहा है। साइन का ग्राफ ऐसा होता है। ये जब मैक्सिमम होगा तो ये 0 होगा। कुछ दिख नहीं रहा सर, आप क्या कर रहे हो? भाई ये sin थीटा माइनस cos हम कुछ नहीं दिख रहा। ग्राफ ड्रॉ करें बच्चे। ये जो ग्राफ होगा, ये वाला जो ग्राफ है ये वोल्टेज का हो गया, और ये वाला जो ग्राफ हो गया ये करंट का ग्राफ हो गया। देखो बच्चे वोल्टेज का ग्राफ साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ ऐसे चालू होता है, यहाँ से चालू होता है यूँ, और करंट का ग्राफ माइनस कॉस का ग्राफ है वो नीचे से चालू होता है। इसमें एक खास बात है, देखो बच्चे मैंने आपको पता होना चाहिए मैथमेटिकली साइन और माइनस कॉस सेम फेज में नहीं होते। सेम फेज का मतलब क्या होता है? एक साथ बढ़ना और एक साथ घटना। सेम फेज का मतलब कि जैसे अगर दोनों ही साइन, दोनों चीज़ें साइन की हैं तो एक साथ बढ़ती, ऐसे एक साथ बढ़ती और एक साथ घटती। यहाँ देखो आपको देखने को मिलेगा किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो एक जैसे ये है, यहाँ ये मैक्सिमम है तो यहाँ ये क्या है? 0 है। ये जैसे मान लो हमारा ये करंट जो है ब्लू कलर से हमने इसको डिनोट किया है, ये मैक्सिमम में तो वोल्टेज क्या है? 0। सेम फेज में ना होने का मतलब यही होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है, घट रही है, दोनों सेम एक साथ चेंज नहीं हो रही। और खासकर यहाँ पर अगर आप देखो तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी को, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है ट्रिग्नोमेट्रिकली। तो यहाँ π/2 का फेज डिफरेंस आ रहा है। कैसे? इसका फेज है ओमेगा टी और इसका फेज है ओमेगा टी माइनस π/2। तो कितना फर्क आ रहा है इन दोनों को माइनस करेंगे तो π/2 का फेज डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों का फेज जो है वो π/2 डिफरेंट है आपस में। तो इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ कभी मैक्सिमम होगी तो एक चीज़ मिनिमम होगी। ये जो चीज़ थी अच्छे मैंने आपको ये कैपेसिटर में अच्छे से डिस्क्राइब की थी। कैपेसिटर में, इंडक्टर में मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा। कैपेसिटर वाली कहानी में थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ आपको क्या था। इधर देखो, इंडक्टर में मैं आपको इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर रहा क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको समझाने में।
देखो बच्चे मैंने ये बताया था आपको कि जैसे मान लो कैपेसिटर में चार्ज का फ्लो होता रहता है ऐसे ऐसे से, तो मान लो एक टाइम पर कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज है, सारा का सारा चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स पे आ गया है, तो उस टाइम पे क्या होगा, कैपेसिटर पे जो वोल्टेज होती है उसका फॉर्मूला होता है V = Q/C। अगर सारा चार्ज कैपेसिटर प्लेट पे आकर बैठ गया है तो चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। बट सारा चार्ज अगर कैपेसिटर प्लेट पे आके बैठ गया है तो सर्किट में चार्ज फ्लो होने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ आकर बैठ गया, प्लेट पे बैठ गया। तो सर्किट में अगर चार्ज है ही नहीं तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, उस टाइम पर 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे लोग एक ही जगह जमा हो गए हैं, तो दूसरी जगह वहाँ चार्ज घूमने के लिए कुछ भी नहीं, तो करंट 0 हो जाएगा, वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगी और करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेम ऐसी ही चीज़ हमको यहाँ पर भी देखने को मिलती है इस इंडक्टर के केस में। बट खैर मैं अब इसको डिस्क्राइब करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि अभी हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे कहाँ कहानी होती है। कैपेसिटर में समझाना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली दिखा देते हैं कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज है, सारा चार्ज यहाँ आ गया, जब सारा चार्ज एक प्लेट पर आ गया तो चलने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि सारे लोग अगर एक ही जगह जमा हो गए तो दूसरी जगह तो कोई बचा ही नहीं ना। तो सारे चार्ज अगर यहाँ इकट्ठा हो गए तो फ्लो होने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहा नहीं। एक तरीके से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। देखो बच्चे, तो हमने ये कुछ चीज़ें देखी, तो यहाँ पर भी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो फेज वाली चीज़ जो हमने बता दी कि डेरिवेशन पहले हुआ करता था, अब जो डेरिवेशन नहीं, अब सीधे से इक्वेशन याद करनी होती है, कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। दूसरा ये कि हमने आपको बताया कि इसके अंदर जो अपोजिशन होती है उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। आखिर इंडक्टर रिएक्टेंस को हम डिनोट किससे करते हैं? देखो बच्चे, जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम XC से डिनोट करते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम XL से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे L क्यों आ गया? देखो बच्चे, L आमतौर पे L क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अगर हम कहें इसकी वैल्यू क्या होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस की, तो ये होती है ओमेगा L। ओमेगा यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा और L क्या होगा यहाँ पर, सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। जैसे किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, इधर देखो बच्चे, जैसे किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, ऐसे ही किसी इंडक्टर कॉइल का इंडक्टेंस होता है। क्या होता है? इंडक्टेंस होता है। जैसे किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है C, ऐसे ही किसी इंडक्टर कॉइल का इंडक्टेंस होता है, जिसे कई बार कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल देते हैं, और अगर छोटा नाम करना हो तो इंडक्टेंस भी बोल देते हैं, या फिर इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर भी बोल देते हैं। समझ में आया बच्चे? हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था तो किसी भी एक इंडक्टर का इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्या होता है, तो वो भी हमने बताया था आप लोगों को। अब बताओ बच्चे, क्या पूछना, जल्दी बोलो। बच्चे, एक ग्राफ की बात करें जो कि हो सकता है कभी आ जाए, तो अगर XL और ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ आना चाहिए? कोई बच्चा बता सकता है? हम XL और ओमेगा का ग्राफ कैसे नेचर का होना चाहिए? XL और ओमेगा का ग्राफ कांस्टेंट नहीं, लीनियर ग्राफ आना चाहिए। शाबाश बच्चे। कैसा? ऐसा स्ट्रेट लाइन, ऐसा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसे कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट बच्चे ये होता है, ये इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या लीनियर। इधर देखो बच्चे, मैं बताता हूँ। देखो ऐसे यहाँ पर क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 पावर के इसके, तो ग्राफ कैसा होगा? लीनियर ग्राफ होगा। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा XL भी बढ़ेगा। ये XL की जो यूनिट होती है वो भी ओमेगा होती है, ओमेगा इसकी यूनिट होती है। तो अच्छा, हम क्वेश्चन मूव करते हैं। जो हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास एक प्योर इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस 25 मिली हेनरी, स्मॉल m का मतलब मिली हेनरी होता है, और ये हमने एक सोर्स से कनेक्ट किया, ऐसी सोर्स जिसकी वोल्टेज 220 है। अगर वोल्टेज दी हुई है हमको और ये मेंशन नहीं है पीक है, तो इसका मतलब वो RMS ही होगा। तो RMS वोल्टेज 220 दे रखी है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और RMS करंट पूछा हुआ है। देखो अच्छा, अगर हमको इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है ओमेगा L होता है, तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और L इसके अंदर इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर होता है। ओमेगा हमको नहीं दिया है क्वेश्चन में हमको न्यू दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो ओमेगा का निकालना है तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू होता है, 2 पाई इंटू 50 होता है। ये कितना हो जाएगा? 100 पाई हो जाएगा। और पाई को अगर हम 3.14 ले लेंगे तो 314 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया 314। और इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 25 मिली हेनरी, मिली मतलब 10⁻³ हेनरी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे अच्छे, जो वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी बताना अच्छे? 7.85 ओम ही आएगा। क्योंकि देखो बच्चे, आमतौर पर बच्चे सोचते हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। नहीं, कोई भी अपोजिशन हो, चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, सबकी यूनिट क्या होती है? ओम ही होती है। ये आ जाएगा। अब करंट निकालना है हमको। करंट क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है आमतौर पे, बट यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ रिएक्टेंस आएगा। तो वोल्टेज कितनी है? 220, और हमारे पास रिएक्टेंस कितना है? 7.85। तो हमारे पास 28 जो भी है आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा।
हमारे पास ये दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो है ये कैपेसिटर से एसोसिएटेड है। एक कैपेसिटर ये बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। एक कैपेसिटर और बल्ब एसी सोर्स से कनेक्टेड है। तो पहले पूछा हुआ है कि दोनों केसेस में क्या ऑब्जर्वेशन होंगी। देखो जैसे मैंने आपको बताया है कि डीसी के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को, जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तब तक तो करंट फ्लो होता है। आफ्टर सम टाइम करंट जीरो हो जाता है। करंट जीरो हो जाएगा तो बल्ब तो पहले तो ग्लो करेगा, बाद में ग्लो करना बंद हो जाएगा। बल्ब बाद में ग्लो नहीं करेगा। अब बात आते हैं इस पर कि एसी के साथ तो ये बल्ब कंटिन्यूसली ग्लो करता ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि एसी में तो करंट ऐसे ऐसे जाता है तो करंट ब्लॉक नहीं होता। एसी के केस में कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है तो बल्ब जलता रहेगा। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड पूछा हुआ है कि अगर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस रिड्यूस कर दें, इसका सी रिड्यूस कर दें, क्या होगा। देखो अच्छा हम ना यहाँ थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट पे नहीं आएंगे, हम यहाँ पे आएंगे न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट पे। इसको ध्यान से समझना। एक्चुअली क्या होता है, एक बल्ब की जब हम बात करते हैं तो बल्ब जब शाइन जब ज़्यादा करता है, जब वो ज़्यादा पावर खाता है। ज़्यादा देखो दो बल्ब हैं, आप एक 10 वाट का एलईडी बल्ब खरीद के लाए, दुकानदार से आपने पूछा भाई एलईडी बल्ब चाहिए, उसने कहा 10 का या 12 वाट का। तो आपने कहा भैया क्या फ़र्क होता है, तो वो कहेगा कि भैया ये ज़्यादा पावर खाएगा, ये कम खाएगा, ये ज़्यादा लाइट देगा, ये कम लाइट देगा। जो ज़्यादा पावर खाएगा, मतलब सेम कंपनी का मान लो माल है तो ज़्यादा पावर खा रहा है वो ज़्यादा लाइट देगा। तो ब्राइटनेस और पावर एसोसिएटेड है आपस में। तो पावर किससे एसोसिएटेड है, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। ज़्यादा करंट सर्किट में होगा तो ज़्यादा पावर होगा, ज़्यादा पावर होगा तो ब्राइटनेस भी क्या होगी, ज़्यादा पावर होगी तो ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। तो हमको मेनली किस चीज़ को फॉलो करना है, हमको फॉलो करना है करंट को। करंट ज़्यादा होगा तो पावर ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा होगी तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो चाहिए ये सर्किट है हमारा। करंट क्या होता है आमतौर पे देखा जाए, वोल्टेज बाय अपोजिशन, जिसके रेजिस्टेंस कह सकते हैं, क्या भी कह सकते हैं, अपोजिशन। देखो जी आमतौर पे मान लो कोई एक सर्किट है हमारा, ये कैपेसिटी सर्किट है, तो अपोजिशन में एक्स सी होता है ना। अपोजिशन कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से भी होती है ना अपोजिशन। अगर मान लो सी घटता है, सी क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, सी कम हो रहा है तो अपोजिशन कम होगी बढ़ेगी, इनवर्स है, अपोजिशन बढ़ेगी। अपोजिशन बढ़ेगी तो करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इनवर्स। क्योंकि अगर ये घटा तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ा तो ये घटेगा। तो करंट क्या हो जाएगा, अगर करंट रिड्यूस हो जाएगा तो कम पावर मिलेगी, पावर कम हो जाएगी। पावर कम होगी तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब लाइट हो जाएगा बल्ब कंपैरेटिवली, वो ज़्यादा ब्राइट नहीं जल पाएगा। इसे हमें मैथमेटिकली देखा। दोबारा से देख लो बच्चे, एक बार दोबारा से, एक मिनट दोबारा से देखो बच्चे, दोबारा से देखो। करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस या अपोजिशन होता है, पता है ना आप लोगों को, V बाय आर, आर अपोजिशन होती है। अगर हमारे पास ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपोजिशन होती है, इसे अपोजिशन कहते हैं ना, यही तो अपोजिशन होती है। अगर कैपेसिटेंस घटा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और अगर अपोजिशन बढ़ी तो करंट घटा। करंट घटा तो कम पावर मिलेगी, क्योंकि पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। अगर करंट कम हुआ तो पावर कम मिलेगी, कम पावर मिलेगी तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, डल हो जाएगी। तो बल्ब क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली लेस ब्राइटर हो जाएगा या डल हो जाएगा। कोई डाउट बच्चे पूछो, किसी को पूछना। डीसी वाले बच्चे हमने बताया। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर दे रखा है कि हमारे पास एक इंडक्टर है, इसके साथ बल्ब कनेक्टेड है और एक एसी सोर्स है। इस इंडक्टर के अंदर हमने कुछ आयरन रॉड इंसर्ट कर दिए हैं यहाँ पर, और इंसर्ट करने के बाद बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो बच्चे इसका भी सेम लॉजिक है, सेम टू सेम लॉजिक है। और एक्चुअली क्या है, इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो मैथमेटिकल तरीका है और एक लॉजिकल तरीका है। हम मैथमेटिक्स पे ट्राई करेंगे, मैथमेटिकली प्रोसेस करेंगे इसको। तो देखो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, डिसिपेशन इन प्योर कैपेसिटिव एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, आमतौर पे जब हम पावर की बात करते हैं तो हमने ये फॉर्मूला अपनी पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि पावर डिसिपेशन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें ये RMS लिया जाता है, क्योंकि अगर हम AC की बात करते हैं तो यहाँ RMS आ जाता है सब जगह। बट एक्चुअल में क्या होता है, जब यहाँ थोड़ा सा ना चेंज देखने को मिलता है। जब हम लोग कैपेसिटिव सर्किट की या इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं, जब हम लोग कैपेसिटिव सर्किट या इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं तो पावर का जो फॉर्मूला था, देखो जब पावर का फॉर्मूला आमतौर पे क्या होता है, VRMS IRMS कह सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज़ और जुड़ जाती है, इसे हम कहते हैं cos phi। अब आप कहोगे सर ये कैसे जुड़ गया। देखो बच्चों, जो छोटी क्लास में हम वर्कडन पढ़ते थे तो वर्कडन क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट जैसे ही हम 11th क्लास में आए, हमने फॉर्मूला छोड़ करके क्या पढ़ने लगे, FS cos थीटा।
ये फॉर्मूला क्यों पढ़ने लग गए? पहले जो बचपन की क्लास थी, छोटी क्लास थी, उसमें हम ये देखा करते थे कि आमतौर पे हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करते थे। बट बाद में 11th क्लास में देखा कि जैसे अगर फोर्स यहाँ लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रही है, उनमें कुछ एंगल है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कुछ एंगल है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने लगे। तो अब एक्चुअली क्या है कि पहले तक हम डीसी करंट पढ़ते थे, तो डीसी में क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहता है, मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। बट एसी में क्या होता है, एसी में हमने देखा चाहे आप कैपेसिटर की बात करो चाहे इंडक्टर की बात करो, दोनों में करंट का फेज सेम नहीं रहता। कितना फेज डिफरेंस रहता है बताना? करंट में और वोल्टेज में फेज डिफरेंस जो होता है वो π/2 का फेज डिफरेंस रहता है। उस फेज डिफरेंस के होने की वजह से यहाँ पर जो फॉर्मूला है, जो आमतौर पे हम VI यूज़ करते थे, उसमें अब यहाँ पर cos phi भी जुड़ जाता है। आप चाहे कोई सा भी फॉर्मूला ले लो, अब यहाँ पर चाहे आप कोई भी, जैसे कोई एक सर्किट की बात करते हो, यहाँ cos phi जुड़ जाएगा। देखो बच्चे, मैं सारे फॉर्मूले को नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, आप लिखने को तो मैं ये सबके साथ cos phi अटैच कर सकता हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इधर देखो लड़का, सारे फॉर्मूले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब में cos phi हमको जोड़ना पड़ता है, समझ रहे हो बच्चे। बट एक्चुअली क्या है, हम सीधे सीधे एक ही मेन फॉर्मूला उठा लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अब आप कहोगे कि सब अलग अलग फॉर्मूले, अगर बात करें कैपेसिटर के लिए, तो कैपेसिटर के लिए पावर के कितने फॉर्मूले हो सकते हैं? देखो बच्चे, पावर का फॉर्मूला होता है V/I, V²/R, I²R। क्या क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं कैपेसिटर के लिए? लिख सकते हो सर। V, एक तो ये हो गया VRMS IRMS cos phi, इससे और क्या हो जाएगा पावर का? V/RMS² R की जगह कैपेसिटर के लिए R नहीं होता है, XC और I cos phi तो जुड़ना ही जुड़ना है। सर I²। एक मिनट रुको अच्छे, इधर देखो, ये आ गया एक फॉर्मूला, cos phi तो जुड़ना ही जुड़ना है। जिन भी एलिमेंट्स में सेम फेज नहीं होता उसमें cos phi जुड़ता है। रजिस्टर में क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि रजिस्टर में करंट और वोल्टेज का फेज सेम होता है, तो cos phi की वैल्यू जो होती है वो 1 हो जाती है। एसी में पावर के सारे फॉर्मूले में cos phi लगेगा, चाहे रजिस्टिव सर्किट हो चाहे कैपेसिटिव हो चाहे इंडक्टिव हो। रजिस्टिव सर्किट में हमने नहीं लगाया था क्योंकि cos phi 1 हो जाता है वहाँ पर। cos phi की अगर वैल्यू पुट भी करो, क्योंकि अगर रजिस्टिव सर्किट की बात करो तो वोल्टेज और करंट दोनों का सेम फेज था, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, और cos 0 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला फिर से यही बन जाएगा। या फिर पावर की बात करो, और कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? IRMS² X cos phi, तो ये बन जाएगा। खैर मैं ये मिटा रहा हूँ क्योंकि चक्कर क्या है ना, ये तो हमें बनाना आना चाहिए, हमारा मेन फॉर्मूला तो यही है। अब क्या होता है बच्चे, जैसे हम बात करते हैं इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट की प्योर, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस π/2 होता है। ये जो फाई है ये फेज डिफरेंस है। कोई बच्चा बताएगा अगर मैं ये π/2 पुट करूंगा क्या रिजल्ट आएगा? सर सेम रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा, सेम रहेगा। cos 90 कितना होता है? जीरो। cos 90 0 होता है बच्चे, 1 नहीं होता। अगर यहाँ cos 90 पुट करेंगे तो पावर 0 आ गई इधर। अब ये क्या चक्कर है भाई, कोई एक इंडक्टिव सर्किट की हम बात करें या कैपेसिटिव सर्किट की बात करें, उसकी पावर डिसिपेशन 0 क्यों आ रही है? देखो बच्चे मैं आपको बताता हूँ, इधर देखो, मान लो ये कैपेसिटर है, इसको मैंने AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया, तो ये क्या करता है, कंटिन्यूसली इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चलती रहती है। ये पावर लेता है और देता रहता है, बट ये कोई एनर्जी खा नहीं रहा है। जैसे बल्ब लगा होता है यहाँ पर, तो बल्ब क्या करता है, उस एनर्जी को खाता है और किसी लाइट में कन्वर्ट करता है। बट ये क्या करता है, इसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चलती रहती है, बट ये एनर्जी कंजम्पशन नहीं करता है, तो एक्चुअल में पावर कंजम्पशन नहीं करता है। इधर देखो बच्चे, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैं घर में कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, घर से बाहर 1 महीने के लिए। अब मैं सारे घर के अप्लाइंसेस ऑफ करके चले जाता हूँ, क्योंकि अप्लाइंसेस क्या करते हैं, पावर खाते हैं, ठीक है। बट मान लो मैंने कैपेसिटर लिया, एक दूसरी 2 वायर होती हैं, ऐसे यहाँ प्लग करके ऑन करके चला गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चे? उसको ऑन करके चला गया, तो कैपेसिटर को मैं ऑन करके जा रहा हूँ, बट आइडियल केस में मेरा बिजली का बिल फिर भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब आप कहोगे कैसे सर, आपने कैपेसिटर तो ऑन करके गए थे, कैपेसिटर एनर्जी ले रहा था और वापस दे रहा था, बट एक्चुअल में आइडियल केसेस में ऐसा होता है, एक्चुअल में केसेस में ऐसा नहीं होता। कोई बच्चा बताएगा एक्चुअल केसेस में ऐसा क्यों नहीं होगा? इधर देखो, एक्चुअल केस में ऐसा क्यों नहीं होगा, बिजली का बिल थोड़ा सा आएगा फिर भी। देखो बच्चे, एक्चुअल में क्या होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान कुछ एनर्जी हीट में चली जाती है। एक्चुअल केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, बट आइडियल केसेस में देखा जाए तो अगर आइडियल केस हो, मतलब एनर्जी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान कहीं जाए ना, तो हमारा कैपेसिटर को आप ऑन करके भी चले जाओ, बिजली का बिल क्या आएगा, 0, क्योंकि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्टोरेज करता है बट एनर्जी कंजम्पशन नहीं करता। बल्ब एक अलग चीज़ होती है,
बल्ब क्या करता है, उसको लाइट में कन्वर्ट कर देता है, पंखा क्या करता है, उसको घुमा रहा है। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं एनर्जी कंजम्पशन करते हैं, कैपेसिटर इंडक्टर एनर्जी कंजम्पशन नहीं करते। जब उनका पावर देखते हैं डिसिपेशन, एवरेज पावर डिसिपेशन, तो जीरो आ जाता है, क्योंकि वो स्टोरेज करता है। मैंने आपको बताया ना, जैसे मान लो आपने 1000 रुपये कमाए, मम्मी ने अपोजिशन कॉस्ट किया, लाओ मुझे दे दो, रख लिया, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो फाइनली कोई आप पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, आपका कोई खर्चा नहीं हुआ उस चीज़ से, स्टोरेज हो गई। समझे बच्चे? तो इसलिए इंडक्टर या कैपेसिटर का एवरेज पावर डिसिपेशन क्या आता है, जीरो आता है।